Hello बच्चों, वेलकम टू ISR Academy। माय नेम इज दिलीप शुक्ला एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग बात करेंगे एडवांस वेब डिजाइनिंग। एडवांस वेब डिजाइनिंग मीन्स इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग वेब पेज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए जो जो कॉमन एलिमेंट्स लगते हैं, मतलब जैसे कि आपने वेब पेजेस पे फॉर्म देखा होगा, जब भी आप लोग कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या कुछ, तो फॉर्म कैसे बनाते हैं और उस फॉर्म को हम लोग कलर कैसे देते हैं, आपका पेजेस अट्रैक्टिव कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CSS यूज करते हैं। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये सब चीज़ें हम लोग बेसिकली पढ़ने इसमें चैप्टर 1 में कवर करेंगे एडवांस वेब डिजाइनिंग में। तो एडवांस वेब डिजाइनिंग में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है पॉइंट्स है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग चाहिए तो हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, मतलब प्रोग्राम भी कर लेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ जाएगा। तो इस आपके सिलेबस के हिसाब से देखो, अगर देखने जाएंगे तो एडवांस वेब डिजाइनिंग में हम लोगों को बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में एडवांस वेब डिजाइनिंग क्या होता है। तो एडवांस वेब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो, मतलब वेब पेज अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन, जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, CET का फॉर्म भरा होगा या फिर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, देखा होगा, तो या फिर आपने कोई वेबसाइट पे विजिट किया होगा, जैसे google.com, वो भी एक वेबसाइट ही है, वेब पेज है। ठीक है, वो उसको भी बोलते हैं वेब पेजेस। बट वो वेब पेजेस बनाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें लगती है, लाइक एलिमेंट्स लगते हैं। एलिमेंट्स मतलब जहाँ पे आप बताते हो कि आपको एंटर द नेम, फिर वो नेम एंटर करने के लिए आपको एक बॉक्स देना पड़ता है, इनपुट बॉक्स। तो वो सब क्या हो गए, आपके एलिमेंट्स हो गए। वो वही सब एलिमेंट्स एंड उसको कैसे कलर देना, आईडी देना, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कैसे है, तो वो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी लगता है, क्लास लगता है। तो यही सब चीज़ें हम लोग एडवांस वेब टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके एडवांस वेब डिजाइनिंग में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है मोस्टली। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि HTML5 एडवांस इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एडवांस, आई होप आपको ये दिख रहा है अच्छे से क्लियरली। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको अभी इतना दिख रहा होगा कि एडवांस HTML5 एडवांस एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, HTML5 एडवांस इनपुट एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इनपुट टाइप है और उसके डिस्क्रिप्शन है। ये जो HTML5 एडवांस इनपुट एलिमेंट है, ये क्या बोल रहा है कि HTML5 इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ न्यू इनपुट, जो कि पहले HTML में, नॉर्मली HTML में जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा उसमें नहीं थे इनपुट एलिमेंट, बट ये HTML5 जब हुआ, जब इसमें इन्हांसमेंट किया गया तो नए इनपुट एलिमेंट ऐड किए गए, ताकि आप जो वेब पेजेस बनाते हो आप और इजीली वो वेब पेजेस को बना पाओ। ठीक है, और उसमें मल्टीपल ऑप्शन दे दी गए, जैसे कि हम लोग को वेब पेजेस में जरूरत पड़ती है कलर की, या फिर आप कोई इनपुट एंटर करते हो तो नंबर ही होना चाहिए, जैसे आपका फोन नंबर है, तो आप पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था, उसके लिए वैलिडेशन डालना पड़ता था टेक्स्ट टाइप के इनपुट एलिमेंट। बट अब क्या है कि वेब पेज ने ही खुद ही दे दिया कि वो आप नंबर टाइप ले लो, हाँ वो सिर्फ नंबर ही लेगा, ऑटोमेटिक आपका वैलिडेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। तो इस तरह से ये HTML5 जो एडवांस इनपुट एलिमेंट है वो क्या क्या है, और ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे आपके MCQ में, ब्रीफ में, तो इस पे आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर इनपुट टाइप में अगर आप लोग देखोगे क्या क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू कलर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनपुट टाइप आप कलर डालते हो, ठीक है, ये क्या होगा कि आपको जो आपका वेब फॉर्म होगा, ओपन होगा, उसमें आपको क्या होगा, एक कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर आ जाएगा, उसमें से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आप यूजर मतलब कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता है, जो भी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या बात है, उसके बाद क्या है, इनपुट टाइप क्या है, नंबर है, तो वो सिर्फ आपका नंबर ही लेगा। उसके बाद इनपुट टाइप क्या है, URL है। URL मतलब जो भी वेब पेज का URL होता है, www.xyz.com, वो URL ही लेगा, बाकी और कुछ है, और ये वैलिडेट भी करेगा आपका इनपुट। उसके बाद इनपुट टाइप क्या है, इमेज, मतलब आप जब भी फॉर्म फिल कर लेते हो तो नीचे एक सबमिट बटन आता है, उस सबमिट बटन में अगर आपको इमेज ऐड करना है तो आप लोग वहाँ पे क्या ले सकते हो, इनपुट टाइप इमेज ले सकते हो। बटन भी रहेगा सबमिट के लिए, उसमें इमेज भी ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज मतलब आपका ये इमेज टैग नहीं है। इमेज टैग बेसिकली आपको पूरा वेब पेज पे कहीं भी इमेज ऐड करना होता है तभी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है इनपुट टाइप डेट। अभी फॉर्म में आपको डेट ऐड करना है, मतलब कैलेंडर शो करना है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, तो आप वहाँ पे कैलेंडर ऐड करना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप डेट ले सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद इनपुट टाइप क्या है, ईमेल।
किसी का ईमेल एड्रेस ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या ले सकते हो, ईमेल ले सकते हो। आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो इनपुट टाइप इक्वल टू जैसे कलर है COLOR, ये स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, आपको ये स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको ऐसे के ऐसे ही नेम लिखने हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल नेमिंग दिए गए हैं। मतलब वेब पे जो W3 है, W3 ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सेट किए ये नेम। ये नेम में आप कुछ भी नाम नहीं डाल सकते, आपको लोअर केस में डालना है और प्रॉपर स्पेलिंग देख के ही डालना है। जैसे COL कलर के लिए कलर ही लिखना है, COLOR कलर नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। ऐसे और भी एलिमेंट्स है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप मंथ है। अगर आपको सिर्फ मंथ ही सिलेक्ट कराना है, मतलब यूजर को ऑप्शन देना है कि वो सिर्फ मंथ ऐड करे, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, इनपुट टाइप मंथ ले सकता है, रेंज ले सकता है। अगर आपको नंबर मतलब 0 to 100 के बीच में बाय डिफॉल्ट रहता है नंबर इंसर्ट कराना है, जैसे कि अमाउंट हम लोग ऐड करते हैं या फिर किसी को रेटिंग देते हैं, तो रेटिंग में कितने से कितने 1 to 5, 1 to 100 ऐसे नंबर सिलेक्ट कराने हैं रेंज में, तो हम लोग यहाँ पे रेंज इनपुट टाइप ले सकते हैं। डेट टाइम लोकल ले सकते हैं। ये क्या करेगा, डिफाइन ए डेट पिकर दैट इंक्लूड द ईयर मंथ डे एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद इनपुट टाइप क्या, टाइम। अगर सिर्फ टाइम लेना है कि करंट टाइम जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा था क्या टाइम था, सिर्फ टाइम लेगा। मतलब ये सिर्फ कंट्रोल फॉर एंटरिंग अ टाइम, मतलब आवर्स और मिनट में टाइम लेगा। वीक लेना है तो वीक के लिए अलग से है। सर्च है इनपुट, जैसे गूगल सर्च ऑप्शन आता है वैसा सर्च इनपुट ऐड करना है, सर्चेबल इनपुट ऐड करना है अपने फॉर्म में तो आप सर्च ले सकते हो। फाइल है, आपके फॉर्म में अगर ऑप्शन देना है कि किसी का इमेज अपलोड कराना हो या फाइल अपलोड कराना हो फॉर्म में, तो फाइल टाइप का इनपुट ले सकते हो। वैसे ही एक है टेलीफोन नंबर, डिफाइन इनपुट दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर, ठीक है, 022 लेके जो भी है वैसे। अब यहाँ पे उसके बाद ये तो हो गए हम लोगों के टोटल इनपुट टाइप जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसी के साथ हम लोग को होता है इनपुट रिस्ट्रिक्शन। इनपुट रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन इन गिवन बिलो, फ्यू ऑफ विच कैन बी यूज फॉर वैलिडेशन पर्पस, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट, मतलब जैसे पर्टिकुलर इनपुट है उसमें आपको रीड ओनली रखना है या फिर वैलिडेशन ऐड करना है कि उसमें फोन नंबर ही होना चाहिए और कोई कुछ कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते। उस टाइप की अगर रिस्ट्रिक्शन ऐड करना है अपने फॉर्म में तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, इनपुट रिस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनपुट रिस्ट्रिक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे डिसेबल है। यहाँ पे आपने इनपुट टाइप टेलीफोन लिया, ठीक है, इसके आगे स्पेस देके अगर आप लिख दोगे डिसेबल, सिर्फ इतना कीवर्ड लिखना है आपको, डिसेबल, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका इनपुट टाइप डिसेबल हो जाएगा, मतलब उसमें कोई यूजर इनपुट नहीं डाल पाएगा। वैसे ही मैक्स है, मैक्स नंबर कितना आपको रेंज रखना है, तो उससे ज्यादा नंबर कोई नहीं ऐड कर पाएगा। तो अगर देखोगे तो आपको वही किया गया, स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। पैटर्न है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न है टू चेक द इनपुट। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको इतना डिटेल में नहीं है बट बता देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है कि उसमें पैटर्न आप लिख सकते हो कि जैसे 0 to 1 नंबर होना चाहिए, A2 के और A2C इतने ही कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, जैसे पासवर्ड वगैरह में वैलिडेशन हो, तो आप पैटर्न से रेगुलर एक्सप्रेशन से इजीली वो सब हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फिर रीड ओनली, मतलब आपका जो ये होगा पर्टिकुलर इनपुट होगा सिर्फ रीड ओनली होगा, उसमें आप कुछ एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मीन्स टेम्पररी। आपने कभी इनपुट बॉक्स में से देखा होगा जब फॉर्म वगैरह भरने लगता है तो उसके अंदर लिखता है एंटर द नेम, बट वो एक्चुअल में एंटर द नेम ऐसा लिखा हुआ दिखता है बट आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, बट वो दिखता है, बट उसमें आप नंबर लिखने जाओगे तो एंटर द नेम नहीं दिखता है। उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, जो टेम्पररी नेम स्टोर करता है। रिक्वायर्ड, मतलब आपका पर्टिकुलर इनपुट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड, मतलब आपको उसमें वैल्यू डालना ही डालना है, अगर नहीं डालोगे तो एरर देगा आपका फॉर्म। ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट बेसिकली आजकल क्या करता है, गूगल सजेस्ट करता है, जैसे अगर आपने ऑटो कंप्लीट ऑन रखा है इनपुट में तो आप कुछ भी टाइप करने जाओगे तो अगर आपके कैशिंग में या फिर वेब पेज पे या क्रोम के अंदर है तो ऑटो कंप्लीट के लिए वो सजेशन देगा कि इसमें वो वहां पे नीचे आ जाएगा, आपने 2 लेटर लिखा उसके बाद बाकी का लेटर अपने आप सजेशन में आ जाएगा, ठीक है। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस बेसिकली क्या करता है, आपने कोई इनपुट पे जैसे एंटर करने जाओगे और फॉर्म बहुत बड़ा है आपका, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस पर ही फोकस करेगा और वही इनपुट आपको दिख के आएगा कि हाँ आपको यही लिखना है और आपका कर्सर वही उसी इनपुट पे जाके दिखेगा, ठीक है।
हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो इनपुट का, कितना बड़ा रखना है, कितना चौड़ा रखना है। मल्टीपल स्पेसिफाई दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन द इनपुट एलिमेंट, दिस वर्क्स विद द इनपुट टाइप लाइक ईमेल एंड फाइल। ठीक है, तो ये मल्टीपल एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको अलाउ करना है कि नहीं, लाइक मल्टीपल इमेजेस अलाउ करना है कि नहीं, मल्टीपल ईमेल अलाउ करना है कि नहीं एंटर करने के लिए, तो उस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सम अदर यूजफुल एट्रीब्यूट है, इनपुट है, जिसमें है आईडी है और क्लास है। ये बेसिकली किसके अंदर यूज होता है, आपके इनपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप अपने इनपुट एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आईडी या क्लास से। आईडी जो होता है हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, क्लास जो होता है इनपुट के लिए सेम हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट के लिए सेम क्लास हो सकते हैं। ये दोनों जो एलिमेंट है बेसिकली आईडी और क्लास कब यूज होता है, जब आप अपने फॉर्म में, अपने वेब पेज में अगर CSS ऐड करना है या फिर जावास्क्रिप्ट यूज करना है कि उस पर्टिकुलर आईडी और क्लास के लिए क्या करना है, तो उस टाइम पे आप ये आईडी क्लास एलिमेंट यूज कर सकते हो बेसिकली CSS और इसके लिए। और ये तभी भी यूज होता है आईडी और क्लास जब हम लोग अपना फॉर्म सबमिट करके सर्वर साइड हैंडलिंग करते हैं, जब डेटाबेस में फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, उस टाइम पे भी आईडी एंड क्लास यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया है फॉर्म का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे आप स्क्रीन पे, तो एक फॉर्म बनाया है, HTML पेज बनाया है। यहाँ पे अगर देखोगे एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप HTML, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका ये HTML5 है। मतलब आप कोई भी अगर प्रोग्राम लिखते हो और वो HTML5 है, तो आपको यहाँ पे ये वाला साइन मेंशन करना ही पड़ेगा, ऐसे करके, वो भी कैपिटल में, डॉक टाइप। ठीक है, ये डॉक टाइप HTML आपको लिखना ही पड़ेगा आपके प्रोग्राम में। ठीक है, कोई भी अगर फॉर्म लिखते हो प्रैक्टिकल, तो ये डॉक टाइप HTML आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे ये क्या बताता है कि आपका जो पेज है वो HTML5 सपोर्ट करता है। ठीक है, HTML5 है, इसकी वजह से पता चलता है। ठीक है, जो कि W3 ऑर्गेनाइजेशन ने सेट की है। ठीक है, उसके बाद देखो हेडर टैग है। हेडर टैग में बेसिकली आप क्या दे सकते हो, टाइटल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, टाइटल एलिमेंट ऐड कर सकते हो, फॉर्म इन HTML5। ये क्या होता है, जब भी आप अपना वेब पेज रन करोगे तो आपके टास्क बार पे जो दिखेगा टॉप पे, वहां पे जब आप कर्सर लेके जाते हो टॉप पे दिखता है आपके पेज का नाम, वो हो गया। उसके बाद बॉडी टैग आता है, और यहाँ पे देखोगे तो सबका क्लोजिंग टैग है, बॉडी का भी है। ये HTML ओपन किया तो HTML को क्लोज किया। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर ही एक्चुअली हम लोग का पूरा एलिमेंट होता है। कोई भी वेब पेज के जो मेन एलिमेंट होते हैं बॉडी टैग के अंदर ही होते थे। यहाँ पे जैसे हमने एक फॉर्म बनाया है, यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, फॉर्म एलिमेंट ओपन किया, क्योंकि फॉर्म जो है एक मेन एलिमेंट है। इसी के अंदर आपका इनपुट टैग, इनपुट टाइप और उसके बाद सबमिट बटन एंड ऑल, ये सब फॉर्म टैग के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्म ओपन कर लिए और फॉर्म क्लोज कर लिया। ठीक है, फिर वहाँ पे एक एक एलिमेंट ऐड कर दिया, जैसे नेम, तो इनपुट टाइप क्या लिया, टेक्स्ट, और इसको कर दिया ऑटो कंप्लीट, और 2 ब्रेक टैग ऐड कर दिए ताकि आपका पेज, ये देखो नेम लिया, उसमें इनपुट टाइप का क्या कर दिया, टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप कुछ भी कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। उसके बाद ब्रेक टैग दे दिया तो ये नीचे आ गया इसके। फिर उसके बाद क्या कर दिया, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, तो ये सिर्फ आपका जो इनपुट है ईमेल ही लेगा। इसके अंदर अगर आप नाम एंटर करोगे तो नहीं लेगा, आपको एरर देगा। और उसके अलावा भी अगर इसमें ईमेल में 2 डॉट नहीं मिला, जैसे कि कोई भी ईमेल आईडी होता है @ उसमें होता ही है, वो सब चेक करता है। डेट ऑफ इंसेप्शन, तो इसमें क्या ले लिया, डेट, तो ये आपका जो डेट है वो डेट लेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक कैलेंडर ओपन होगा ऐसे, उसमें आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ऑफिस टाइम, तो ये टाइम लेगा। बेसिकली ये जो फॉर्म बनाया है, अगर इसको देखोगे तो जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए HTML5 के इनपुट टाइप वही है। तो यहाँ पे एक एक इनपुट टाइप ऐड करके, ऑफिस टाइम के लिए देखो इनपुट टाइप क्या लिया है, टाइम, डेट ऑफ इंसेप्शन के लिए क्या लिया है, डेट, नेम क्या दिया है उसको, बर्थडे दिया है, नेम क्या दिया है, यूजर का टाइम दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इस बिटवीन 1 to 100, तो इसमें देखो नंबर लिया है क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर इनपुट है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम, यहाँ पे देखो मिनिमम मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन इनपुट भी यूज कर लिया है। ऑफिस फ़ोन नंबर, तो उसके लिए क्या लिया है, टेलीफोन नंबर लिया है, टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर डाल सकते हो। उसको नेम दे दिया, पैटर्न दे दिया, कि मतलब ये पैटर्न क्या बोल रहा है कि जो आप फ़ोन नंबर एंटर करोगे 0 to 9 और 2, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे 2 लिखा है, इसका मतलब है कि पहले 2 नंबर 2 होंगे, क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना, 9 1
फिर उसके बाद हम लोग नंबर लिखते हैं ना 10 डिजिट का, तो यहाँ 0 to 9 देखो 10 डिजिट का नंबर। तो ये पैटर्न डाल दिया, इसको ही बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इस पैटर्न से आपका नंबर वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद ऐड योर होम पेज। तो यहाँ पे होम पेज मतलब आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो यहाँ पे टाइप कर लिया यूआरएल, तो आप यहाँ पे वो पूछेगा तो आपको अपना पूरा वेबसाइट का www.homepage.com जो भी है आपको यहाँ पे एंटर कर दो। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिया, इमेज। यहाँ पे सबमिट बटन लिख दिया, क्लिक हियर टू सबमिट। यहाँ पे देखो क्लिक हियर सबमिट पे देखो एक एरो दिख रहा है, ये इमेज है एरो का। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म एलिमेंट बन गया और ऐसा पेज आपको वेब पेज पे दिखने लगेगा। अब इसको रन करना भी बहुत ईजी है। आप इसको एज इट इज जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको एज इट इज कॉपी करो और .html से सेव कर लो। .html फाइल से सेव करके उस पर राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर दो, किसी भी ब्राउजर में ओपन कर दो। गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, किसी में, तो आपको ये वाला पेज सेम टू सेम ऐसा दिख जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से इनपुट एलिमेंट हमने यूज किए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका वेब डिजाइन पूरा वर्क करता है। यही आपको इसमें पूरा बताया है। इसमें देखो ये बोला भी है कि खुद से ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे इनपुट एलिमेंट देखे और यहाँ पे हमने सारे यूज नहीं किए हैं, तो आप वो सब सारे एक्सप्लोर कर सकते हो पैटर्न एट्रीब्यूट। उसके बाद क्या होता है, हमारा अगला जो है मेटा टैग है। मेटा टैग बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा दिया है। जब आप यहाँ पे हेडर टैग ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने हेडर टैग ओपन किया, ठीक है, टाइटल हेडर के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटा टैग लिख सकते हैं। ठीक है, मेटा टैग। इस मेटा टैग के अंदर आप क्या दे सकते हो, मेटा टैग टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। टाइटल क्या होता है, आपका वेबसाइट का प्रॉपर टाइटल, आपके वेबसाइट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स। तो ये मेटा टैग बेसिकली कब यूज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है एसईओ। एसईओ जो चलता है पूरा मेटा टैग पे चलता है, क्योंकि आपके वेबसाइट में जो भी आप मेटा टैग में ऐड करोगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, उसी के बेसिस पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क करता है, लाइक गूगल वगैरह। उसी के बेसिस पे आपके वेबसाइट को रैंकिंग देता है और ऊपर लेके आता है। जब कोई सर्च करता है तो आपका वेबसाइट आता है। बट मेटा टैग एक्चुअल में वेब पेज पे, जैसे यहाँ पे आपका फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, बट मेटा टैग में आप कुछ भी लिखोगे हेडर टैग के अंदर, वो आपका यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो यूजर को दिखता नहीं है, वो आपके कोड के पीछे होता है। मतलब वो रीड कर पाता है, गूगल या कोई भी सर्च इंजन है वो रीड कर पाता है, बट वो आपको दिखता नहीं, यूजर को दिखता नहीं, जो भी वेबसाइट आपका यूज करता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका क्या चलता है, मेटा टैग चलता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको देखो अगर डेफिनेशन में दिया है, द मेटा टैग इज अ टैग इन HTML दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। जो भी आपका वेबसाइट है उसका कंटेंट डिस्क्राइब करता है। द HTML मेटा टैग इज यूज बाय सर्च इंजन टू सर्च इन्फॉर्मेशन। तो सेकेंड चैप्टर जो है आपका एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो पूरा मेटा टैग पे डिपेंड करता है। तो वो चैप्टर में तो आपको अभी आइडिया होगा कि क्या है एसईओ, क्या होता है वो देखना है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो करता क्या है, मेटा टैग पे काम करता है, कीवर्ड करता है, सर्च करता है। उसमें भी अलग अलग टाइप के एसईओ होते हैं, जो वो चैप्टर में जब हम आएंगे तो देखेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मेटा टैग एट्रीब्यूट्स जो है उसके वैल्यूज है। मेटा टैग अगर आपने यूज किया तो उसके एट्रीब्यूट्स है। टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे आपने ऐसे मेटा टैग ही लिखा, ठीक है, ये टैग हो गया, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट क्या हो गए, तो ऐसे मेटा लिखने के बाद जैसे वहां पे उसका नेम क्या है, नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी XYZ है, ये आपका की हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। वो क्या हो गया, मेटा टैग का एट्रीब्यूट हो गया, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे मेटा टैग में स्पेस देके आप चाहिए तो मल्टीपल, जैसे नेम, कंटेंट, ठीक है, कैरेक्टर सेट, HTTP इक्विटी, जो भी है सारे एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हो मेटा टैग के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में दिया। नेम आप दे सकते हो, मेटा टैग का नाम दे सकते हो। कंटेंट मतलब वो किस टाइप का, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, कंटेंट इक्वल टू बाल भारती, क्योंकि हम लोग बाल भारती से रीड कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। आप आपका वेब पेज का जो भी नाम होगा दे सकते हैं। नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल टू एडवांस वेब टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे यूटीएफ मेटा कैरेक्टर सेट, यूटीएफ-8 बेसिकली हम लोग इसलिए डालते हैं कैरेक्टर सेट, तो आपका किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो वेब पेज, वो इजीली रीडेबल होगा, ठीक है, ऑनलाइन जब यूजर देखेगा उसको। उसी तरह क्या होता है HTTP इक्विटी क्या है, रिफ्रेश, सेट कुकीज, कंटेंट टाइप एक्सपायर्स। ये क्या करता है, यूज फॉर HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हेडर।
Here the page will get refresh after every 5 seconds. The browser sends the cookies back to the server. Specify the character encoding for the, मतलब आप अपने पेज में सेट कर सकते हो कि आपका वेबसाइट एवरी 5 सेकेंड या 10 सेकेंड उसको क्या कराना है। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है मेटा HTTP इक्वल रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 5, तो हर एक कंटेंट जो 5 मिनट पे वो रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेटा HTTP को सेट कुकीज, मेटा HTTP को कंटेंट टाइप, कंटेंट इक्वल टू टेक्स्ट HTML5, कैरेक्टर सेट ब्रेक 5, ठीक है। समझ गए आपको। यहाँ पे डेट सेट कर सकते हो, टाइम एक्सपायर्स कब सेट कर सकते हो, HTTP इक्विपेट का कंटेंट यू पर्टिकुलर, अगर जैसे हम सेशन सेट कर रहे हैं, कुकी सेट कर कब एक्सपायर करना है, वो सब इसमें HTTP इक्विपेट पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रोल हो गया आपका मेटा टैग का। तो आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मेटा टैग क्या है, मेटा टैग का एट्रीब्यूट्स क्या है, तो नेम, कंटेंट, कैरेक्टरिस्टिक, HTTP इक्विपेट, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स है। तो ये सब आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी मेटा टैग का एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे कि स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, डॉक्यूमेंट टाइप मेटा टैग ओपन किया है, टाइटल मेटा टैग एग्जाम्पल, फिर उसमें मेटा टैग नेम क्या दिया, ऑथर, कंटेंट बाल भारती, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में एडवांस डेटा मेटा, ये मेटा टैग हो गया, उसमें नेम क्या होगा, एट्रीब्यूट्स, उसकी वैल्यू हो गई कीवर्ड्स, कंटेंट में क्या दिया है, HTML फाइल, लर्न HTML फाइल, लिस्ट इन HTML फाइल, ठीक है। मेटा नेम है कॉपीराइट कंटेंट, कॉपीराइट बाल भारती ऑल राइट रिजर्व, यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद वेलकम टू HTML5, तो आपको ये पेज उसके अकॉर्डिंग दिख जाएगा। उसके बाद चलो यहाँ पे तो हमने HTML5 के बेसिकली टैग क्या होते हैं, मेटा टैग क्या होते हैं, HTML5 में जो जो नए नए इंट्रोड्यूस किए हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, एकदम डिटेल में हमने बात कर लिया और आपको एग्जाम्पल के साथ भी चीज़ें बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टाइल शीट है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं CSS, इसके वजह से ही आपके वेब पेज का ब्यूटी दिख के आता है, मतलब वो वेब पेज आपको कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखता है CSS की वजह से ही। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो नेक्स्ट देखेंगे CSS प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे CSS में कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में इन HTML5 में, ठीक है, CSS के सिंटेक्स क्या होते हैं, CSS रूल सेट कंटेंट्स सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। उसमें सिलेक्टर होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। जैसे कि आपका ये पेज है HTML का, हमने ये पूरा पेज बनाया, ठीक है। इसमें हमने बॉडी टैग लिया है, पैराग्राफ टैग लिया है, ठीक है। इसी को देख के अगर हम लोग अगर अज्यूम करें तो यहाँ पे देखो ये H1 टैग नहीं, ये पैराग्राफ टैग है। यहाँ पे आप इसको पैराग्राफ टैग भी ले सकते हो। पैराग्राफ टैग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया कि आप किस टैग को CSS अप्लाई करना है, जैसे ये पैराग्राफ को अप्लाई करना है कि हेडर टैग को अप्लाई करना है, तो उसमें आपको उसको क्या क्या प्रॉपर्टी है, कलर है, कलर। और हमेशा जो CSS वर्क करता है आपको एक सिलेक्टर लेना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले सकते हो, ये H1 टैग ले सकते हो, ये बॉडी टैग भी ले सकते हो आप, ठीक है। वो सिलेक्टर हो गए। उसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी की वैल्यू पेयर में डेटा लिखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, और ये पूरा जो बनता है वो डिक्लेरेशन ब्लॉक बनता है। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं उसको डिक्लेरेशन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपको, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे डिक्लेरेशन ब्लॉक में यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई येलो, उसकी वैल्यू हो गई, फिर बीच में सेमी कॉलन डाला। सेमी कॉलन डाल के मतलब आप मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर सिलेक्टर के लिए। मतलब एक H1 टैग, एक बॉडी टैग, एक पैराग्राफ टैग के लिए आप मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू में, हाँ, इसमें क्या बोलते हैं CSS डिक्लेयर कर सकते हो। लाइक कलर दे सकते हो, साइज दे सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, इमेज दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग सिलेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्टर किसको बोलते हो, आपको समझ गया। सिलेक्टर इंडिकेट्स द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, इट कुड बी एनी टैग लाइक H1 बॉडी एक्सेट्रा, जैसे मैंने आपको बताया। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय ए सेमी कॉलन। तो ये आपको सेमी कॉलन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अगर मल्टीपल CSS एलिमेंट है तो उसको सेमी कॉलन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर द अबव एग्जांपल देयर आर टू डिक्लेरेशन, एक में हमने क्या दिया है, कलर येलो दिया है, एक में फॉन्ट साइज दिया है। ऐसे आप मल्टीपल डिक्लेरेशन ऐड कर सकते हो पर्टिकुलर सिलेक्टर के लिए। और हमेशा आपका जो डिक्लेयर करोगे हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू में रहता है। ये कलर प्रॉपर्टी हो गई, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू डायनेमिक होती है। फॉन्ट साइज क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी, इसकी वैल्यू 11 पिक्सल, 12 पिक्सल, 13 पिक्सल, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू डायनेमिक होता है। Each declaration contain a property name and value separated by a colon।
जो प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू होता है, जैसे प्रॉपर्टी और वैल्यू हो हमेशा सेमी कॉलन से सेपरेट होता है। सेमी कॉलन मतलब ऐसे दो डॉट, ठीक है, सेपरेटेड बाय कोलन, इसको कोलन बोलते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन किसको बोलते हैं, इसको, डॉट एंड कॉमा, ठीक है। और प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, इट कुड बी अ कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा वैल्यू, ऑटोमेटिक डायनेमिक वैल्यूज होती है, जो भी कलर की वैल्यूज होती है वो सब। और टाइप ऑफ सीएसएस, यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे थ्री टाइप के सीएसएस होते हैं, इनलाइन सीएसएस, एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। इनलाइन सीएसएस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे वेब पेज बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बॉडी टैग दिया है, पैराग्राफ टैग दिया है, इसी के अंदर ही अगर मैंने पैराग्राफ का कलर चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे कलर ऐड कर दिया है, स्टाइल लिखा उसके टाइप, तो इनलाइन सीएसएस हो गया। एम्बेडेड स्टाइल और इंटरनल स्टाइल शीट क्या हो गया, जैसे मैंने इस टाइप का डिक्लेरेशन किया इस H1 का और उसको मैंने हेडर टैग के अंदर डाला। और उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है कि मैं डॉट सीएसएस से एक फाइल बना लूंगा, जैसे कि ऐसे डॉट सीएसएस करके फाइल बना लूंगा, इसको मैं हेडर में क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। हेडर में इंपोर्ट करूंगा hrefs यूज करके, तो क्या हो गया, एक्सटर्नल सीएसएस हो गया, ठीक है। इनलाइन सीएसएस स्टाइल शीट में देखो, इट यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट इन द HTML स्टार्ट टैग, ठीक है। तो जो भी HTML का स्टार्ट टैग है, जैसे पैराग्राफ, इसमें स्टाइल लिख के जो भी हम लोग डालेंगे वो यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इनलाइन सीएसएस यूज टू अप्लाई सीएसएस ऑन अ सिंगल लाइन और एलिमेंट, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सीएसएस अप्लाई करना है तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, पैराग्राफ टैग का जैसे यहाँ पे स्टाइल लिखा, कलर उसका क्या लिख दिया, ब्लू, कलर ब्लू, ठीक है। हेलो सीएसएस, उसका कलर हमने क्या कर दिया, ब्लू, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल लिखा, स्टाइल में उसका कलर, यहाँ पे कोलन है, यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू में डेटा डालना है। प्रॉपर्टी क्या है, कलर, वैल्यू क्या है, ब्लू क्या है, उसकी वैल्यू है। एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल सीएसएस में अगर एग्जांपल में देखेंगे तो हेडर टैग के अंदर स्टाइल में H1 कलर रेड कर दिया, तो जितना भी H1 टैग आप यूज करोगे अपने वेब पेज में सबका कलर रेड दिखेगा, ऐसे। ये एग्जांपल है, देख सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखो, इसमें सीएसएस की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली। तो आपको ये नेम याद रखने हैं। इसकी वैल्यूज क्या होती है, कलर में आप कोई भी कलर डाल सकते हो, मरून, पिंक, येलो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में भी वही सेम है। फॉन्ट वेट में उसका फॉन्ट का वेट डाल सकते हो, 304 है, उसका साइज डाल सकते हो। फॉन्ट स्टाइल कौन से स्टाइल का रखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली कौन सी सिलेक्ट करनी है, वो सब चीजें कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रू, अंडरलाइन, ओवरलाइन, नन, जो भी चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो टेक्स्ट को कैसे दिखाना है वेब पेज पे, वो सब, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज होता है, लेटर स्पेसिंग होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है, मार्जिन लेफ्ट राइट, ये सब कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारी सीएसएस प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे नहीं दिया है। मार्जिन लेफ्ट राइट, मार्जिन, कलर, डिस्प्ले, ये सब भी होते हैं। ये सब आप यूज कर सकते हो अपने पेज में, ठीक है। पैडिंग क्या करता है आपको पता होना चाहिए। पैडिंग का मतलब दिस प्रॉपर्टी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड पैडिंग ब्लैंक स्पेस अराउंड द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। ये पिक्सल में आपका क्या होता है, जो भी आपका कंटेंट है, जैसे यहाँ पे दिस इज हेडिंग, ये दोनों साइड में लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में स्पेस ऐड करना है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पैडिंग टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है बेसिकली कि सेम सीएसएस प्रॉपर्टी आप अलग से एक डॉट सीएसएस फाइल में सेव कर दीजिए और वो सीएसएस फाइल को हेडर में इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। हेडर मतलब हेड टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे डॉट सीएसएस फाइल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो भी सीएसएस फाइल के अंदर आपने सीएसएस अप्लाई किया रहेगा, ये सब प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आपके वेब पेज में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लो, यहाँ पे लिंक इक्वल टू रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट सीएसएस, यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस को हमने क्या किया, हेडर टैग के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब ये जितना भी है इसके अंदर इस फाइल के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जो भी आपने सीएसएस लिखा होगा पूरा इसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब स्टाइल डॉट सीएसएस में हमने क्या लिखा था, H1 कलर नेवी, और ठीक है, मार्जिन क्या रखा था, लेफ्ट, ठीक है, 20 पिक्सल से मार्जिन लेफ्ट हमने क्या रखा था, 20 पिक्सल। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल अप्लाई हो गया और इसको जो कलर है नेवी अप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका जो है सीएसएस वर्क करता है। इसमें
इनलाइन CSS होता है, एक्सटर्नल CSS होता है, और क्या होता है, इंटरनल CSS होता है। ठीक है, आपको आई होप इतना समझ गया रहेगा। ठीक है, उसके बाद CSS ID सिलेक्ट है, मतलब CSS आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट टाइप होता है, जो अपने एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म्स के, उसमें आप ID क्लास दे सकते हो। ID क्लास क्या कभी यूज होता है, जब आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को CSS अप्लाई करना हो या जावास्क्रिप्ट से उस इनपुट को सिलेक्ट करना हो, तो उस टाइम पे ID क्लास यूज होता है। तो यहाँ पे वही चीज ये है कि आप क्या कर सकते हो, CSS और कैसे अप्लाई कर सकते हो, समझो ID से। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ का ID क्या है, पैरल। ठीक है, उसमें हेलो स्टूडेंट दिस इज ए पैराग्राफ विल नॉट अफेक्टेड, दिस पैराग्राफ विल नॉट अफेक्टेड। ठीक है, हेलो स्टूडेंट को हमको कुछ अप्लाई करना है, कलर देना है, तो ID का जो सिलेक्टर होता है, ID कैसे सिलेक्ट करते हैं, अगर हैश टैग से। ठीक है, ID सिलेक्ट करते हैं हैश टैग से। ठीक है, वैसे ही क्लास सिलेक्ट करते हैं डॉट से। डॉट से क्या सिलेक्ट होता है, क्लास। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे हैश टैग से सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे अगर जैसे CSS अप्लाई किया होगा, ये देखो डॉट इंट्रो डाला, तो डॉट इंट्रो सिलेक्ट, मतलब ये क्लास है, उस मतलब जहाँ जहाँ पे आप ये क्लास ऐड करोगे इंट्रो, उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, कलर ब्लू हो जाएगा। देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, कलर क्या हो गया, ब्लू। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, इसमें क्या है, क्लास। वैसे ही जहाँ जहाँ पे आप ID डालोगे पैरल, उसमें जो भी हम लोग एलिमेंट ऐड करेंगे हैश टैग से, उसका कलर चेंज हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, उसकी कलर चेंज हो गए। ठीक है, उसके बाद क्लास सिलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए क्लास सिलेक्टर आपको ऐड करना है, तो देखो पैराग्राफ डॉट इंट्रो, मतलब इस पैराग्राफ मतलब टेक्स्ट, इसमें क्लास इधर भी है, इंट्रो इधर भी है, बट स्पेसिफिक एलिमेंट को ही सिलेक्ट करना है, मतलब पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करना है। तो उस पैराग्राफ डॉट इंट्रो कर दोगे क्लास का नाम, तो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही CSS अप्लाई होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको CSS अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। बेसिकली CSS अप्लाई करते टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग CSS कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, आपका यूज केस क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट को करना है कि पूरे पेज को करना है, कि इनपुट टाइप को करना है या पर्टिकुलर टेक्स्ट को करना है, तो उसके हिसाब से आप CSS अप्लाई कर सकते हो, इनलाइन, ऑनलाइन और एक्सटर्नल, या फिर क्लास के बेस पे या फिर ID के बेस पे। ठीक है, इतना ही CSS ऐसे ही अप्लाई होता है, और इस तरह से आप अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हो CSS यूज करके। ठीक है, उसके बाद कुछ CSS में सिलेक्टर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक साइन यूज करते हैं। एस्ट्रिक साइन मतलब ये वाला, इस साइन को यूज करके जो भी आप डिक्लेरेशन ब्लॉक में एलिमेंट लिखोगे, पूरे के पूरे वेब पेज में आपको अप्लाई हो जाएगा। जो भी आपका वेब पेज रहेगा, कंटेंट रहेगा, सबको अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रुप सिलेक्टर होता है। ठीक है, तो आपको ये सब सिलेक्टर याद रखने हैं, जैसे कि ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुप यहाँ पे देखोगे तो एग्जांपल के लिए ग्रुप सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे ग्रुप में हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ सबको हमने CSS प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे सबको CSS प्रोवाइड होगा, उसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। अभी उसके बाद पोजीशनिंग इन CSS, मतलब कि हम CSS को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ये सब अलग अलग है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्टार अगर यूज करेंगे तो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो पूरे पेज को अप्लाई हो जाएगा। ग्रुप सिलेक्टर मतलब जो जो आप यहाँ पे टैग सिलेक्ट करोगे एलिमेंट्स के, सबको CSS अप्लाई होगा, जो नहीं करोगे उसको नहीं अप्लाई होगा। और ग्रुप सिलेक्टर हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोजिशनिंग इन CSS क्या होता है, CSS help to position the HTML element. The position property used to set position for an element. The element can be positioned using the top, bottom, left, right hand. मतलब आपने जैसे आपका CSS का पेज है, मतलब HTML का पूरा पेज है, ठीक है, उसको आपको पोजीशन देना है, कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम, या सबको इक्वल स्पेस देके बीच में रखना है, वो सब आप थोड़ा अपने हिसाब से, जैसे मैंने बोलूँगा मुझे एलिमेंट को सेंटर में रखना है, तो आप इस तरह से पोजिशनिंग करके CSS में उसको सेंटर में ला सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें पोजीशनिंग में अगर देखोगे तो सिलेक्टर, पोजीशन वैल्यू, टॉप वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, देयर आर 4 टाइप ऑफ पोजीशनिंग इन स्टैटिक पोजीशनिंग होता है, फिक्स पोजीशनिंग होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, स्टैटिक पोजीशनिंग क्या होता है, दिस इज बाय डिफॉल्ट पोजीशन फॉर HTML एलिमेंट, इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। वो स्टैटिक होता है कि वो फिक्स हो जाता है आपका पेज, सॉरी स्टैटिक हो जाता है। फिक्स पोजीशनिंग क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी helps to put the text fix on the browser. This fixed property forces an element into a fixed position relative to a browser window. The fixed element will not move even when the page is scrolled.
ठीक है। तो अगर आप फिक्स पोजिशनिंग अप्लाई कर दोगे अपने वेब पेज को, तो क्या होगा, जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं पेजेस को इधर उधर करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है उधर के उधर ही रहेगा, ठीक है, वो वहाँ से नहीं जाएगा आपके, मतलब पूरे पेज के साथ हिलेगा नहीं वो। यहाँ पे अगर देखोगे तो एग्जाम्पल के यहाँ पे और भी पोजिशनिंग है, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। रिलेटिव पोजिशनिंग है, एब्सोल्यूट पोजिशनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो फिक्स पोजिशन डाला, किसको, फिक्स, इसको पोजीशन क्या रखा है, फिक्स, टॉप 50 पिक्सल, राइट 50 पिक्सल, मतलब आपके पेज का जो एक कंटेंट है, ये वाला पैराग्राफ पी का जो कंटेंट है वो दिस इज ये फिक्स हो जाएंगे, अभी हिलेंगे नहीं, आप कितना भी स्क्रॉल करो ये यहीं के यहीं रहेंगे इतने ही पिक्सल पे। उसी तरह अगर देखोगे आउटपुट, देखो ये हिलेंगे नहीं, आप कितना भी इसको स्क्रॉल करो ये करो, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट है, इसमें पोजीशन इसका क्या कर दिया, रिलेटिव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है दिस इज कहाँ है, फर्स्ट पे फर्स्ट क्लास है, क्योंकि डॉट से एक्सेस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट आपका क्या है, क्लास है, तो डॉट से एक्सेस कर रहे हैं ना, क्योंकि इसलिए फर्स्ट, तो उसका पोजीशन रिलेटिव कर दिया, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग 1, तो ये जो है इसका क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, ठीक है। वो मतलब पैरेंट पेज से ले लेगा आपका, ठीक है। वैसे CSS में आपका प्रॉपर्टी होता है, फ्लोट प्रॉपर्टी होता है। और फ्लोट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। फ्लोट इज ए CSS प्रॉपर्टी रिटर्न इन CSS फाइल और डायरेक्टली इन द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट। द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइंस द फ्लो ऑफ कंटेंट। तो आपका जो कंटेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है यहाँ पे, इसका फ्लो कैसा रहेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट कैसे रहेगा, वो सब किससे डिफाइन होता है, फ्लोट प्रॉपर्टीज होता है। जैसे फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा, दिस कीप द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर, मतलब जब भी आप नया एलिमेंट ऐड करोगे कुछ करोगे हमेशा आपके लेफ्ट साइड में जाएगा ऑटोमेटिक। तो ठीक है, आपके पूरे वेब पेज का कंटेंट कंट्रोल करता है, राइट, नन। इसमें 3 टाइप होते हैं, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट एंड फ्लोट नन। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करता है, कंट्रोल करता है फाइल और डायरेक्टरी इन द स्टाइल और एलिमेंट। द फ्लोट प्रॉपर्टी डिफाइंस द फ्लो ऑफ कंटेंट, आपके वेब पेज का जो कंटेंट है उसका फ्लो डिसाइड करता है, ठीक है। उसी तरह डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू, डिस्प्ले में इनलाइन CSS ब्लॉक और ब्लॉक इनलाइन नन, इतने टाइप के इनलाइन होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन CSS प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। इसके बेसिस पे भी जो हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी या फिर पोजीशन एलिमेंट यूज करते हैं, इसके बेसिस पे भी आपके वेब पेज को हम लोग अट्रैक्टिव बना, उसके बेसिस पे हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ CSS जो होते हैं सिर्फ ब्लॉक डिस्प्ले पे ही सपोर्ट करते हैं, इनलाइन पे नहीं करते, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है पूरा दिया है। ये क्या हुआ है, डिस्प्ले इनलाइन किया है पैराग्राफ को, तो उसका आउटपुट आप देख सकते हैं इनलाइन का। एग्जाम्पल में क्या किया है, स्टाइल टेक्स्ट से डिस्प्ले ब्लॉक किया है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज किया है। ये डिस्प्ले ब्लॉक है तभी उसको डिस्प्ले ब्लॉक है, इसके लिए उसको बैकग्राउंड कलर ऑरेंज अप्लाई हो रहा है बेस्ड ऑन CSS प्रोवाइड्स, ठीक है। उसके बाद एग्जाम यूज ऑफ सेमेंटिक टैग्स एंड CSS, तो यहाँ पे हेडर टैग को अप्लाई किया है। सेमेंटिक टैग्स क्या होता है वो सब दिखाया है पूरा, नेविगेशन टैग में क्या किया है वो सब, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, देखो ये सब CSS यूज करके हमने पेजेस बनाए अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद CSS में 5 में इंपॉर्टेंट होता है एट्रीब्यूट लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बेसिकली इसलिए यूज होता है कि जब भी हम लोग वेब पेजेस पे नंबर लिस्ट दिखाते हैं, मतलब कि हेडर टैग है, हेडर के अंदर आपके नंबर ऑफ लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में अगर देखेंगे तो टाइप है ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का। यहाँ पे हम एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, ये क्या हो गया आपका हेडिंग हो गया, उसके अंदर क्या है, बेसिक ऑफ IT HTML5 पोस्टग्रेस SQL। एक ये सब इस तरह के डेटा दिखाने के लिए हम लोग को क्या यूज करने पड़ते हैं, लिस्ट टैग यूज करना पड़ता है। लिस्ट टैग बेसिकली क्या होता है, वो नंबर्स में डेटा, मतलब लिस्ट टैग क्या होता है, ऑर्डर अन, लिस्ट टैग में 2 होते हैं, ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर लिस्ट होता है जो उसमें नंबर्स में डेटा दिखता है, यूएल जिसको बोलते हैं, यूएल अनऑर्डर लिस्ट में उसमें आपको डिस्क या फिर डॉट डॉट में पूरा एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑर्डर लिस्ट यूज किया, लिस्ट में बेसिक ऑफ HTML, ठीक है। तो वैसे ही स्क्रीन पे आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक इन रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ टॉपिक इन रिवर्स ऑर्डर लिखा, ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एट्रीब्यूट पास कर दिया रिवर्स। जैसे आप रिवर्स पास करोगे आपको सारे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में दिख जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने नंबर नहीं डाले बट ये नंबर ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि ये HTML5 अपने को ये फीचर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको सिर्फ टैग अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा वैल्यू।
ठीक है। उसी तरह होता है ऑन ऑर्डर लिस्ट और बुलेट लिस्ट जिसको बोलते हैं, जो कि नंबर्स में नहीं दिखेगा, ऐसे बुलेट में दिखेंगे पॉइंट्स, उसको बोलते हैं यूएल। ये आपको ये याद रखना है, यूएल टैग, और यहाँ पे ओएल टैग याद रखना है। बाकी जो नंबर ऑफ कंटेंट हम लोग दिखाते हैं, लिस्ट दिखाते हैं, उसके लिए दोनों में लिस्ट टैग ही यूज करना है, ठीक है। इतना समझ गया। उसके उसी तरह उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं टाइप में, जैसे कि आपको जो दिखाना है डॉट वगैरह प्रेजेंट करना है, डिस्क में करना है, स्क्वायर में करना है, डायमंड में करना है, जैसे भी करना है वो आप अलग अलग टाइप के सीएसएस प्रोवाइड ले सकते हो। उसके बाद होता है डेफिनेशन लिस्ट। ये सेम डेफिनेशन लिस्ट भी इसीलिए यूज होता है कि आपको अगर कोई कंटेंट अपने वेब पेज पे दिखाना है प्रॉपर वे में, कि उसका हेडिंग हो, उसका टाइटल हो, उसका फिर डेफिनेशन हो, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, डेफिनेशन लिस्ट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, सीधा आपको समझ जाएगा। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिस्ट टैग ओपन किया, ठीक है, डेफिनेशन टाइटल दिया वेब, और डेटा डेफिनेशन मतलब यहाँ पे डेटा का टाइटल, डेटा का लिस्ट, डेटा का डेफिनेशन, मतलब वेब को पूरा डिफाइन किया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डेफिनेशन क्लोज कर दिया, फिर हमने डेफिनेशन टाइटल क्लोज कर दिया यहाँ पे, फिर दूसरा डेफिनेशन टाइटल दिया यहाँ पे, फिर उसका डेफिनेशन लिखा, फिर डेफिनेशन टाइटल दिया, उसका डेफिनेशन डेटा डिफाइन किया, फिर क्लोज किया डीएल। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, डीएल यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो गया। डीएल मतलब ये डेटा लिस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट जिसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिस्ट भी सेम आपके ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के जैसा ही है, जो कि आपको डेटा, आपके डेटा को प्रेजेंट करता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो सिंपल है, इसको नाम याद रखना भी बहुत ईजी है। आप अपने डेटा को कैसे डिफाइन करते हो, अगर कोई भी मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, उसका हेडिंग होगा, हेडिंग होगा मतलब उसका टाइटल होगा, उसका उस टाइटल का डेफिनेशन होगा, टाइटल के अंदर मतलब उसका डिस्क्रिप्शन होगा, तो उसी के हिसाब से आप ये नाम याद रख सकते हो। डेफिनेशन लिस्ट ओपन करना है डीएल से, डीटी मतलब डेटा का टाइटल, और यहाँ पे डीडी मतलब डेटा का डेफिनेशन, ब्रीफ में जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन बोलते हो, डेटा डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, डेटा टाइटल बोल सकते हो। इससे ऐसे ही आप पूरा डेफिनेशन लिस्ट के टैग याद कर सकते हो और एग्जाम में इजीली आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेस्टेड लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हम लोग बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे दो दो जगह पे हमने नेस्टेड लिस्ट बनाया, मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट बनाए। तो यहाँ पे देखोगे तो आप हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट लिया, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर अनऑर्डर लिस्ट डाल दिया, लिस्ट टाइप इसका डाल दिया सर्कल, फिर उसके भी लिस्ट ले लिया, अनऑर्डर लिस्ट किया, लिस्ट क्लोज किया। तो ये देख रहे हो, उस हिसाब से ये वाला देखोगे तो ये 1 2 3 हो गया, लिस्ट टैग हो गया, ऑर्डर लिस्ट टैग हो गया। उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस में 3 अलग अलग है, उसका नेम नहीं पता, तो यहाँ पे हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट कर दिया। इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट भी होता है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल लेवल का लिस्ट बना है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये, तो ये हो गया मल्टी लेवल स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो अलग अलग यूजिंग लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट यूज करके, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको टैग याद रखना वो करता क्या है। उसके बाद इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो, अपने वेब पेज पे अगर आपको ऑडियो वीडियो ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। उसके लिए HTML5 ने हम लोगों को क्या किया है, वीडियो टैग और ऑडियो टैग प्रोवाइड किया है, जो कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने पेज पे। इसमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं, इसके गिन के एट्रीब्यूट है 4 एट्रीब्यूट, मतलब आपके ऑडियो टैग को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कुछ भी हम लोग प्ले करते हैं पेज पे तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑटो प्ले रखना है कि नहीं, कंट्रोल्स क्या क्या चाहिए, लूप म्यूट रखना है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट SRC टैग में मतलब उसका URL जो भी ऑडियो आपको प्ले कराना है, ठीक है, ये डाल दिया। सोर्स SRC test.mp3, हर एक टाइप के MP3 MP4 यहाँ पे डाल सकते हैं, MP4, ठीक है। यार देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ऐसे ऑडियो दिख जाएगा, वो प्ले हो जाएगा जैसे ही आप ओपन करोगे। और इसमें नोट बोला है कि ऑटो प्ले कंट्रोल्स और म्यूटेड आर विदाउट एनी वैल्यूज, ठीक है। ये सब बिना एनी वैल्यूज के रहते हैं, बस आपको वहाँ पे ये एलिमेंट ऐड कर देना है, ठीक है, तो अपने आप इनेबल हो जाएगा। मल्टीपल ऑडियो ऐड करना है मल्टीपल सोर्सेज के साथ, तो ऐसे ऐड कर सकते हो अलग अलग ऑडियो, ठीक है, अपना खुद का ऑडियो बना सकते हो। उसी तरह सेम वीडियो ऐड कर सकते हो वीडियो टैग यूज करके। जैसे कि यहाँ पे वीडियो टैग लिया, उसका विड्थ हाइट क्या देना है, कितना बड़ा दिखेगा आपके ब्राउजर पे। सोर्स SRC में आप MP4 डाल सकते हो, OGG डाल सकते हो। योर ब्राउजर डजंट सपोर्ट द वीडियो टैग,
ठीक है, क्योंकि हर एक ब्राउज़र के लिए अलग अलग होता है टाइप, वीडियो टैग मतलब फाइल टाइप अलग अलग होता है वीडियो को, तो अगर नहीं सपोर्ट करेगा तो आपको एरर देगा। उसी तरह इमेज मैप होता है। इमेज मैप बेसिकली क्या होता है कि आप इमेज टैग में इमेज मैप दे सकते हो। इमेज मैप का जो भी आईडी प्रोवाइड करोगे, मतलब उस इमेज पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे लेके जाना है आपको। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल हम लोग देखें इमेज मैप का, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हो इमेज टैग डाला, टूलिप्स करके इमेज डाला, यूज मैप हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे इमेज मैप का आईडी डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैप नेम हमने क्या किया, इमेज मैप, सेम नेम यहाँ पे होना चाहिए। अब उसके बाद जब भी कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले मैप को यहाँ पे google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस यहाँ पे इमेज, जैसे कि आपको अगर अपने वेब पेज में ऑप्शन देना है कि मेरे फाइंड माई एड्रेस पे अगर जैसे ही क्लिक करे तो आपका जो है गूगल मैप ओपन हो जाए, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा मैप के अंदर। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इमेज मैप टैग। उसके वैसे ही होता है, क्या होता है, इनलाइन फ्रेम इन HTML, जिसको हम लोग बोलते हैं आई फ्रेम। मतलब कि आपने कभी देखा है आपके वेब पेज के अंदर ही आपको दूसरा पेज दिखाना है, मतलब किसी और की वेबसाइट आपको अपने वेब पेज के अंदर रन करना है, तो उसका आपको जो भी URL डाल दोगे तो वो आई फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनलाइन फ्रेम। यहाँ पे एग्जांपल के लिए HTML आई फ्रेम में SRC में मैंने XYZ HTML फाइल डाल दिया। यहाँ पे आप पूरा का पूरा वेबसाइट भी डाल दोगे तो पेज ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका वेब होस्टिंग। तो हम लोग अपने वेबसाइट के, समझो हमने इतने सारे एलिमेंट्स पढ़े, HTML फॉर्म्स पढ़े, हम लोग अभी पूरा पेज बना सकते हैं एप्लीकेशन, मतलब उसको अगर हमको होस्ट करना है, मतलब पब्लिकली दिखाना है लोगों को कि जो कोई भी आपका वेबसाइट देख सके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेब होस्टिंग यूज़ करते हैं। वेब होस्टिंग मतलब पब्लिकली आपके, जैसे हम लोग लोकल पे HTML का प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसको सर्वर पे रन कराना है, ऑनलाइन रन कराना है कि कोई भी उसको ओपन कर पाए, तो उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग जो होता है वो उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वो वेब होस्टिंग में भी टाइप होते हैं, जैसे कि शेयर होस्टिंग होता है, फ्री होस्टिंग होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग होता है। फ्री होस्टिंग मतलब कोई भी ऑनलाइन फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे 000host.com, ऐसे बहुत सारे हैं। वहाँ पे जाके आप अपने वेबसाइट का कंटेंट डाल दो, होस्ट कर दो, तो आपका वेब पेज पब्लिकली दिखना चालू हो जाएगा। उसमें डोमेन नेम भी आप बना सकते हो खुद का, या फिर खुद का डोमेन खरीद के भी, जैसे ysracademy.com है, हमने यहाँ पे ysracademy.com डोमेन खरीदा है, उसको फिर हमने होस्ट किया है cPanel पे, GoDaddy पे जाके, तब आपको हमारा वेबसाइट दिखता है। तो हमारा किस में आता है, शेयर्ड होस्टिंग में आता है। ये डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब होता है कि जो आप पे करते हो, जिसके लिए आप खुद अपना प्राइवेट होस्टिंग खरीद के उस पर अपने वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। तो वही पूरा डिफाइन किया। यहाँ पे आपको बस थियोरेटिकल यही याद रखना है, प्रैक्टिकल अगर आपको इंटरेस्ट है कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना है आईटी को, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये देखो फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली है, यहाँ पे पूरा गाइड दिया है कि आप कैसे फ्री होस्टिंग, वेब होस्टिंग कर सकते हो, क्या क्या चाहिए आपको, और कैसे अपना पेज होस्ट कर सकते हो, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मतलब इस चैप्टर में अगर आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ते हो तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आप कैसे वेब पेज बनाओगे, कैसे इनपुट लोगे यूजर से, और उसको कैसे आप होस्ट कर सकते हो, पब्लिकली दिखा सकते हो। ये सब पूरा नॉलेज इस चैप्टर में दिया गया है। ओवरऑल CSS कैसे लिख सकते हो, CSS प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सब। तो समरी अगर देखेंगे तो इस चैप्टर में बेसिकली इन शॉर्ट हमने क्या क्या देखा है। ये HTML5 क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया है न्यू टाइप इन इनपुट टाइप, मतलब जो नए नए टाइप के एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आपका नंबर का, डेट का, टेलीफोन, ईमेल, सर्च, URL, रेंज, मंथ, वीक, कलर। ठीक है, उसके बाद फ्यू एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट कैन बी यूज फॉर वैलिडेशन पर्पस, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन के लिए दिया था। मेटा टैग देखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। कास्केडिंग स्टाइल शीट को बताया, कास्केडिंग स्टाइल शीट में ऑन स्क्रीन, पेपर और इन द अदर मीडियम। CSS सिंटेक्स सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू में हमारा CSS सिलेक्ट कर होता है। ऑर्डर लिस्ट टैग क्या होता है, मतलब और अन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है उसको बताया गया है। ठीक है, ऑडियो वीडियो कैसे अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग। इमेज मैपिंग क्या होता है, इमेज पे क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर पेज पे जाना चाहिए तो उसके लिए इमेज मैप यूज कर सकते हैं। आई फ्रेम के अंदर कोई दूसरा वेब पेज अगर दिखाना है तो हमको आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। ये चैप्टर में इतना अभी हम लोगों ने देखा। आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब पेज। इसके बाद क्या है, अपना जावा स्क्रिप्ट है, एडवांस जावा स्क्रिप्ट है, फिर उसके बाद PHP सर्वर साइड है। बाकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, नॉलेज जो थियोरेटिकल है, बहुत ईजी है वो भी, बट नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना पसंद आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।